पिछली क्लास से हमने इस प्रश्नावली का दूसरा टॉपिक अवकलनीयता, इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया था और इस टॉपिक से संबंधित हमने दो प्रश्नों को भी हल कर लिया। अब इस टॉपिक से संबंधित एक प्रमेय है, उस प्रमेय को हम हल करते हैं, उसके बाद हम अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। तो देखो प्रमेय का कथन देखो, सबसे पहले कथन ये दे रखा है, यदि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है, किसी बिंदु, अब ध्यान रखना ये जो बिंदु C है ये फलन के प्रांत का ही है। ये जो बिंदु दे रखा है यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि ये बिंदु फलन के प्रांत का है, लेकिन हमेशा जो बिंदु होगा वो फलन के प्रांत का ही होगा। तो यदि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर संतति है, उस बिंदु मतलब C पर संतत भी है। अब देखो ये यहाँ पर जो कथन लिखा हुआ है ये कथन है यदि तो के रूप, कौन से रूप का है, यदि तो के रूप का कथन है। अब इस प्रकार के कथनों को हल कैसे करना है, तो यदि तो के बीच में जो कथन दिया गया होता है वो कथन काम करता है दिया गया है का, और तो के आगे जो कथन लिखा हुआ होता है वो हमें सिद्ध करना होता है। ये दिया गया है और ये हमें सिद्ध करना है। इस प्रकार यदि तो के कथनों को सिद्ध किया जाता है। तो देखो दिया गया में क्या होगा, फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है, C पर क्या है, अवकलनीय। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू C f(x माइनस fc बटा x माइनस c का अस्तित्व है। C पर संतत है, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू C f(x माइनस fc बटा x माइनस c का अस्तित्व है। इस सीमा का अस्तित्व है और इस सीमा का जो मान होता है उस मान को लिखा जाता है f डैश c के द्वारा। जब इस सीमा का अस्तित्व हो, यहाँ पर तो अस्तित्व है, तो इस सीमा का जो मान होगा, इस सीमा के मान को किसके द्वारा लिखा जाएगा, f डैश c के द्वारा लिखा जाएगा। तो ये बात तो हमें दी गई है। अब तो के आगे जो कथन लिखा हुआ है वो हमें सिद्ध करना है। तो के आगे देखो क्या कथन लिखा हुआ है, उस बिंदु पर संतत है, मतलब C पर संतत है। C पर संतत होने का मतलब बाईं सीमा, C पर बाईं सीमा, C पर दाईं सीमा और C पर फलन का मान, ये तीनों बराबर होंगे। x बराबर C पर संतत कब होता है फलन, जब x बराबर C पर फलन की बाईं सीमा, x बराबर C पर फलन की दाईं सीमा और x बराबर C पर फलन का मान, ये तीनों बराबर हो तब x बराबर C पर फलन संतत होता है। इस स्थिति में फलन क्या होता है, संतत होता है। अब देखो यहाँ से ये जो बात लिखी हुई है इस बात को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या देखना, लिमिट x टेंडिंग टू C माइनस f(x बराबर fc, और ये बात भी लिख सकते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू C प्लस f(x बराबर fc। इस बात को हमने इस प्रकार तोड़कर लिख लिया। तो लिमिट x टेंडिंग टू C माइनस f(x बराबर fc और लिमिट x टेंडिंग टू C प्लस f(x बराबर fc, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों बराबर आ रही है, बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब हम क्या कहते हैं, x बराबर C पर फलन की सीमा का अस्तित्व है और x बराबर C पर फलन की सीमा का मान है fc। x बराबर C पर फलन की सीमा का मान कितना है, fc। तो x बराबर C पर फलन की सीमा का मान fc है। इस लाइन को संकेत के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा, इस लाइन को इस प्रकार लिखा जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू C f(x बराबर fc। ये आ गई संतत की एक नई परिभाषा, x बराबर C पर संतत की एक नई परिभाषा आ गई। ये परिभाषा क्या है, x बराबर C पर फलन की सीमा का मान x बराबर C पर फलन के मान के बराबर हो तब फलन x बराबर C पर संतत होता है। तो अब हम इसकी जगह ये बात यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करना में लिखते हैं लिमिट
अक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी। ये बात हमें सिद्ध करनी है। अब देखो उपपत्ति, एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर एफ एक्स माइनस एफ सी, दोनों बराबर है। और ये जो दायां पक्ष है, इस दाएं पक्ष में हमने ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कर दिया। तो समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम दोनों तरफ लगा देंगे लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट अक्स बराबर सी पर लगाएंगे लिमिट, तो अक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर लिमिट अक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी गुणा अक्स माइनस सी गुणा अक्स माइनस सी। अब हम देखो ये जो दायां पक्ष है, इस दाएं पक्ष में इन दोनों पर तो एक साथ लिमिट लगा देंगे और इस पर अलग से लिमिट लगाते हैं। तो ये बन जाएगा फिर लिमिट अक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटा अक्स माइनस सी गुणा लिमिट अक्स टेंडिंग टू सी अक्स माइनस सी बराबर क्या आएगा, देखो इस साइड भी दोनों पर लिमिट लगा दो, तो ये बन जाएगा लिमिट अक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट अक्स टेंडिंग टू सी एफ सी। अब देखो ये देखो क्या बन गया, ये किसके बराबर दे रखा है, ये बराबर है एफ डेश सी के बराबर। तो इसकी जगह तो हम लिखेंगे एफ डेश सी। अब देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस, यहां पर देखना, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर ये लिखा हुआ है एफ सी। एफ सी का मतलब है एक्स बराबर सी पर फलन का मान। एफ सी का मतलब एक्स बराबर सी पर फलन का मान। अब देखो इस बात को समझना, जैसे मान लो कोई फलन है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 और हमने इस फलन का ज्ञात याद कर लिया एक्स बराबर 2, तो एफ 2 बराबर कितना जाएगा 4, मतलब एक संख्या आ जाएगी और संख्या होती है एक अचर फलन। तो यहाँ पर भी देखो x बराबर सी पर कोई फलन का मान है, मतलब कोई संख्या है, संख्या इसका मतलब कोई अचर फलन है। अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ सी बराबर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा एफ डेश सी और आगे लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स माइनस सी। अब देखो इसको आगे हल करते हैं। तो देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर, अब देखो इस सीमा का मान याद करते हैं, तो x की जगह रख देंगे हम c रखने पर c माइनस सी मतलब 0 से f डैश सी गुणा होकर भी बन जाएगा 0, तो बराबर आ गया 0। अब एफ सी को भेज दो उस साइड, तो ये बन गया लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स बराबर एफ सी। और देखो यही बात हमें सिद्ध करनी थी, यही बात हमें सिद्ध करनी है। तो प्रमेय का कथन क्या दे रखा था, प्रमेय का कथन ये है कि कोई फलन है और वो फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है, तो उस बिंदु पर वह संतत भी होगा। अब देखो यदि कोई फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, तो प्रत्येक बिंदु पर इस प्रमेय के अनुसार वो क्या हो जाएगा, संतत भी हो जाएगा। प्रत्येक बिंदु पर
अवकलनीय है तो प्रत्येक बिंदु पर क्या हो जाएगा, संतत भी हो जाएगा। तो इसकी एक उप प्रमेय है और वो उप प्रमेय ये है, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। तो ये उप प्रमेय भी ध्यान में हमें रखनी है। उप प्रमेय क्या है, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत फलन होता है। और इसी प्रमेय के साथ अवकलनीय से संबंधित जो टॉपिक है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर आते हैं और अगला टॉपिक है संयुक्त फलनों का अवकलन। अब हम क्या पढ़ेंगे, संयुक्त फलनों का अवकलन हमें किस प्रकार से करना है। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ें इससे पहले आपको कक्षा 11 के फॉर्मूले पता होना चाहिए। मतलब दो फलन योग के रूप में लिखे हुए हैं तब उनका अवकलन कैसे किया जाता है, दो फलन गुणा के रूप में लिखे हुए हैं तब उनका अवकलन कैसे किया जाता है, दो फलन भाग में लिखे हुए हैं तब उनका अवकलन कैसे किया जाता है, और साथ में ही जो बहुपदीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, इनका अवकलन क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है संयुक्त फलनों का अवकलन, अर्थात जब फलनों का संयोजन किया हुआ है उस स्थिति में हमें अवकलन किस प्रकार से करना है। तो देखो, संयुक्त फलनों के अवकलन में हमें इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले घात का अवकलन करना है, उसके पश्चात हमें फलन का अवकलन करना है और उसके पश्चात हमें कोण का अवकलन करना है। संयुक्त फलनों के अवकलन में हमें इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले घात का अवकलन, उसके पश्चात फलन का और उसके पश्चात कोण का अवकलन करना है। संयुक्त का मतलब यहाँ पर हमें फलनों का संयोजन किया हुआ मिलेगा। तो पहला फलन देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो साइन के अंदर तो होता है एक्स, एक्स की जगह कौन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर फलनों का संयोजन किया हुआ है, संयोजन किया हुआ, इसका मतलब ये एक संयुक्त फलन है। तो सबसे पहले तो इस फलन को लिखो y के बराबर, तो y बराबर आ गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो यहाँ पर देखो, इस फलन के ऊपर कोई घात नहीं दे रखी है, इसका मतलब घात का अवकलन नहीं होगा। अब अवकलन किसका होगा, फलन का। तो फलन क्या है, साइन, और साइन का अवकलन क्या होता है, कोस। तो सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करो तो y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy/dx बराबर साइन घात है नहीं तो अवकलन किसका होगा, फलन का। फलन है साइन, साइन का अवकलन होता है कोस, और कोण में जो कुछ लिखा हुआ है वो ऐसा का ऐसा लिख दो। फलन का अवकलन हो गया। अब हमें करना है कोण का अवकलन, तो लिखेंगे d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमें अवकलन किसका करना था, इस कोण का, तो ये बात हमने लिख दी। तो dy/dx बराबर कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका अवकलन करो तो इसका अवकलन आ जाएगा 2x। ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर 5 का अवकलन। और ये जो हमें मिला है, देखो ये जो dy/dx के बराबर हमें मिला है इसको कहेंगे हम अवकलज। ये है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलज। कितना है, 2x गुणा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी लिखा हुआ है कोस साइन एक्स, कोस के अंदर एक्स की जगह कौन आ गया, साइन एक्स आ गया। इसका मतलब यहाँ पर फलनों का संयोजन किया हुआ है, अर्थात संयुक्त फलन है। तो सबसे पहले इस फलन को लिखो y के बराबर, तो y बराबर आ गया कोस साइन एक्स। अब लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने
पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन होता है dy/dx। अब देखो यहाँ पर कोई होल घात नहीं दे रखी है, इसका मतलब घात का अवकलन नहीं होगा, अवकलन होगा फलन का। फलन है कोस, कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन, और कोण में क्या लिखा हुआ है, कोण में लिखा हुआ है साइन एक्स। तो जो कोण में लिखा हुआ है वो ऐसा का ऐसा लिख दो। फलन का अवकलन हो गया। अब करते हैं कोण का अवकलन। तो कोण में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, तो अब अवकलन होगा साइन एक्स का। तो dy/dx बराबर माइनस साइन एक्स गुणा साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। ये हुआ प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न देखो, साइन ax प्लस b। तो यहाँ पर भी देखो फलनों का संयोजन किया हुआ है। तो सबसे पहले लिख लो y बराबर साइन ax प्लस b, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करो। तो y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन होता है dy/dx बराबर। अब देखो यहाँ पर कोई होल घात नहीं दे रखी है, तो घात का अवकलन नहीं होगा, अब होगा फलन का। तो फलन है साइन, फलन हमें हमेशा बाईं तरफ से देखना है। तो फलन साइन है, साइन का अवकलन होता है कोस, कोण में जो लिखा हुआ है वो ऐसा का ऐसा लिख दो। फलन का अवकलन हो गया। अब हमें कोण का अवकलन करना है, तो अवकलन होगा ax प्लस b का, तो इसका अवकलन आएगा a। तो ये हो गया इस फलन का अवकलन, और a गुणा कोस ax प्लस b को कहेंगे साइन ax प्लस b का अवकलज। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, सेक टेन रूट एक्स। तो यहाँ पर भी संयुक्त फलन है। तो सबसे पहले लिख लो y बराबर सेक टेन रूट एक्स, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर से का अवकलन क्या होता है, से का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स। अब एक्स की जगह यहाँ पर ये लिखा हुआ तो ये लिख देना, तो सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स। देखो घात थी नहीं यहाँ पर, तो घात का अवकलन नहीं किया, यहाँ पर हमने फलन का अवकलन किया। फलन क्या है, सेक, सेक का अवकलन होता है सेक टेन। अब फलन का अवकलन हो गया, अब होगा कोण का अवकलन। तो कोण का अवकलन करो तो लिखेंगे dy/dx टेन रूट एक्स। अब एक बार इसको वापस लिखो, dy/dx बराबर सेक टेन रूट एक्स गुणा टेन रूट एक्स। अब देखो हमें इसका अवकलन करना है, तो फिर से यहाँ से आरंभ करो। पहले घात का होगा, फिर फलन का होगा, और फिर कोण का। तो घात यहाँ पर नहीं दे रखी है, फलन इस साइड से देखो, फलन क्या लिखा हुआ है, टेन। टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, तो लिखो सेक स्क्वायर रूट एक्स। फलन का अवकलन हो गया। अब करो कोण का अवकलन। कोण में क्या दे रखा है, कोण में दे रखा है रूट एक्स। तो अवकलन आएगा इसका dy/dx बराबर कितना है, सेक टेन रूट एक्स गुणा टेन रूट एक्स गुणा सेक स्क्वायर रूट एक्स गुणा। अब देखो अवकलन करना है हमें रूट एक्स का, तो फिर से हमें यहाँ से नियम को चलाना है, पहले घात का, फिर फलन का, फिर कोण का। तो देखो यहाँ पर रूट एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, एक्स की घात 1/2, मतलब यहाँ पर घात आ गई। अब घात का अवकलन होगा, तो घात का अवकलन कैसे करना है, घात का अवकलन इस प्रकार होता है dy/dx एक्स की घात n लिखा हुआ है, इसका अवकलन क्या होता है n एक्स की घात n-1। ये नियम लगाना है घात में। तो पहले देखो घात कितनी लिखी हुई है, 1/2, तो लिखो 1/2। अब घात में से एक कम हो जाएगा, तो एक कम होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। घात का हो गया। अब घात के अंदर देखो फलन लिखा हुआ है x, और x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1। x का x के सापेक्ष अवकलन किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब इसको लिख लो सही करके, तो ये बन गया सेक
टेन रूट x गुणा टेन रूट x गुणा सेक स्क्वायर रूट x गुणा 1/2 रूट x। तो हमें संयुक्त फलनों के अवकलन में इस नियम का ध्यान रखना है। कौन से नियम का? सबसे पहले घात का, उसके पश्चात फलन का और उसके पश्चात कोण का। और इस नियम को ध्यान में रखते हुए ही हमें अवकलन करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।